who has spared her valuable time to share with us some important aspects of her NGO Ashirwad. Ma'am, could you please tell us about yourself? मेरा नाम है प्रज्ञा विंसेजपाल। मैं वैसे तो बहुत जिले में काम किया है। 89 से मैंने स्टार्ट किया है ये काम का। अभी 33 ईयर से मैं ये काम कर रही हूँ। महिलाओं के साथ, युवकों के साथ, युवतियों के साथ भी अभी काम मेरा स्टार्ट है। अभी लास्ट टाइम में मैं एक सुपा के मास्टर ट्रेनर के रूप में भी मैं काम कर रही हूँ। आपका पहला सवाल, आप एनजीओ से क्यों और कैसे जुड़ी? मैं एनजीओ में इसलिए जुड़ी क्योंकि मैं जब परिवार में रहती थी उसमें हम बहुत ही बहनें यानी लड़कियां थी और मेरा भैया दो था। उसमें बहुत ही सामाजिक लिंग भेद का बहुत ही भेदभाव था। तब मैंने जब पढ़ने में मेरी माता ने या मेरा भैया ने मुझे रोका कि अभी आपको गांव से बाहर नहीं जाना है पढ़ने के लिए, यहाँ है उसका, तब मुझे लगा कि मुझे कुछ लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ कुछ काम करना है। जो मुझे जो मिला नहीं है वो मैं और कुछ लड़कियों को मैं दूँ। आपका दूसरा सवाल, सामाजिक लिंग भेद है, आपका क्या मान्यता है, इसमें आपने क्या किया है? सामाजिक लिंग भेद में तो स्टार्ट ही हुआ मेरे से ही, सेल्फ से ही स्टार्ट हुआ। इसके लिए मैंने जब गांव में काम करना शुरू किया तब मुझे लगा वहाँ भी उस समय भी लड़कियां और लड़का में बहुत ही भेदभाव था। उस टाइम मैंने बहुत ही महिला संगठनों में काम किया, युवतियों के साथ भी संगठन बनाया और उसको बाहर ला जाके बाहर कोई ऐसी जगह ले जाए कि जहाँ उसको परिवार से थोड़े दूर है, तो महिला लड़कियाँ अपना कुछ जो प्रश्न है वो बाहर बात कर सके और उसको कुछ टूल्स दिया। यानी कि उसने जो भी शक्तियाँ पड़ी हुई है लड़कियों में, महिलाओं में, उसकी वजह से उसके पास से ही निकाला हम लोगों ने कि क्या क्या हम कर सकते हैं महिलाओं में। जैसे कि वो काम करती है महिला, सुबह से 4 बजे से उठकर रात तक वो काम करती है। उसको पता नहीं था कि मैं क्या काम करती हूँ, उसमें मेरे में क्या शक्तियाँ है। जो लड़का है और लड़की में, वो लड़का है वो स्कूल जाता है, लड़की है उसको ऐसे रखते आपको नहीं पढ़ना जाना है, छोटी लड़की को देखभाल करके लिए। उसके लिए हम लोगों ने बहुत ही काम किया। उसकी वजह से लड़कियाँ और महिलाएं कुछ बाहर आई और कुछ लीडरशिप मिली उसमें से। ठीक है, ये काम करने के लिए आपने कौन सी पद्धति अपनाई? जैसे कि टूल्स में हम कहते हैं ना, कुछ ग्रुप में हम लोगों ने काम किया कि एक दूसरे के जो परिचय, जो बोलती नहीं थी महिला कुछ भी, अपना परिचय देने में भी बहुत ही हिचकिचाहट थी, तो उस लड़कियाँ उसकी परिचय देती थी। कुछ न कुछ हम लोग ऐसी टूल्स यानी कि रमत उसको खिलौना से हम खिलाते थे, तब उसको लगता था कि मेरा बचपन वापस आ गया। और उसको पता नहीं था कि मैं हर एक दिन में कितना काम करती हूँ तो मैं महीने कितना मैं कमा सकती हूँ। खेत का काम करती उसका भी मूल्य नहीं था। तो वो सब कुछ एक अलग तरीके से हम लोगों ने टूल्स अपनाया और उसको एहसास किया कि मैं कुछ पढ़ भी सकती हूँ, और कुछ ऐसा भी एहसास हुआ कि मैं पढ़ी नहीं हूँ इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो उसकी वजह से उसकी माँ ने लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरा चौथा सवाल, मैम, आप शिक्षा से संबंधित समस्याएं कैसे प्रोत्साहित करते हैं? जैसे आगे हमने बात की कि कुछ लड़कियां जो छोटी थी वो पढ़ती थी, बड़ी थी वो नहीं पढ़ती थी, तो उसके लिए हम लोगों ने एक ऐसा केंद्र स्टार्ट किया कि जहाँ लड़की स्कूल में तो जाती थी, 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, पर उसको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था। तो उस लड़कियों ने हम लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया, एक ऐसा हॉल लिया हम लोगों ने किराए पे, और वहाँ पे जो गांव की लड़कियाँ थे उसको वहाँ पे हम लोगों ने शिफ्ट की। पहले तो शिफ्ट होती नहीं थी, उसके माता पिता ने ना ही बोला कि हम नहीं भेजेंगे, पर उसकी माता पिता के साथ हमने ऐसा संबंध बनाया कि हम उसकी लड़की है, उसकी लड़की की जिम्मेदारी हमारी है। तो उस लोगों ने 1 साल के लिए लड़कियों को बाहर भेजा और वहाँ 7वीं कक्षा की डायरेक्ट एग्जाम दिलवाई, और 8वीं कक्षा में हम लोगों ने आगे उसको पढ़ने के लिए और हॉस्टल में दाखिला दिलवाया। और मैंने अभी सुना कि जो लड़कियां हैं उसमें से 1-2 लड़कियां तो नर्सिंग में गई है और अभी जॉब भी कर रही है। आपका 5वां सवाल, अगर कभी इंसान पर कुदरती आपत्ति आए तो रिहैबिलिटेशन के तौर पर आप क्या कर सकते हैं?
जैसे कि कुदरती आफत आई तो बहुत सारे ऐसा फंड्स मिलता है, और वो फंड्स जैसे कि ऑक्सफाम है, बहुत सारी ऐसा फंडिंग एजेंसी होती है जो एनजीओ डायरेक्ट गांव में काम करती है, उसका वो लोग कांटेक्ट करते हैं और उसको उसका रिहेबिलिटेशन के लिए वो लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं। और एनजीओ के पास तो उसका ग्रुप का, उसका गांव का, उसका संगठन का नाम होता है, तो वो घर घर जाके उसका कार्यकर्ता के साथ रिहेबिलिटेशन के लिए काम करते हैं। छठा सवाल, क्या जरूरी चीज होती है एनजीओ को मैनेज करने के लिए? जैसे कि एनजीओ को मैनेज करने में बहुत सारी बोलते हैं कि दुविधा तो होती है, पर उसका कुछ प्लानिंग होता है हर एक एनजीओ का मैनेज करने के लिए। वो हर पहले तो 1 साल का बनाता है उसका प्रोग्राम, एक्टिविटी रिपोर्ट तुरंत बनाता है, और हम बोलते हैं कि अकाउंट का भी, क्योंकि एक्टिविटी करनी है तो कुछ पैसा का बजट का तो जरूर पड़ता है। तो पहले 1 साल का बनाता है, उसके बाद कार्यकरों को साथ में लेकर, सपोर्ट टीम को साथ के लेकर वो बजट बनाता है। फिर 3-3 साल का वो उसके आगे प्रोग्रेस होता है, कौन सा प्रोग्रेस में रह गया उसको कैसे लाएंगे, वो मैनेज हो सकता है। और कुछ टीम भी जिम्मेदारियाँ लेती है कि हम कैसे हमारे एनजीओ को हम आगे ले जाएंगे, कौन सा प्रोग्राम है जो हम नहीं कर सकते हैं, नहीं किया है, तो वो आगे के मंथ में वो ले जाते हैं, वो मैनेज करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।